70 से भी ज्यादा सालों से एक ही परिवार नॉर्थ कोरिया पर किसी देवता की तरह राज कर रहा है, लेकिन कंट्रोल का ये पागलपन अचानक से नहीं आया। शुरुआत हुई एक ऐसी जमीन से जो राइवल किंग्स में बटी हुई थी। इसे आकार दिया ब्रूटल इन्वेडर्स ने और इसकी नींव पड़ी एक ऐसी लाइन से जो एक नक्शे पर बस खींच दी गई थी। आज नॉर्थ कोरिया में हर परिवार को हर साल 1 टन इंसानी मल इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ, टट्टी। और लोग उसके लिए लड़ते भी हैं। हर कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है और नॉर्थ कोरिया की कहानी समझने के लिए हमें जाना होगा सीधे 57 BC में। नॉर्थ कोरिया जब नॉर्थ कोरिया नहीं था, ये 2000 से भी ज्यादा सालों तक एक बैटलफील्ड थी। तो फिर कैसे सदियों की लड़ाई और आइसोलेशन ने दुनिया की सबसे खतरनाक डिक्टेटरशिप के बीज बो दिए? चलो शुरू से बताता हूँ। 57 BC में कोरिया एक नहीं था। ये 3 अलग अलग किंगडम्स थे जो आपस में लड़ते रहते। गोगुर्यो, बेकजे और सिला। इमेजिन कि 3 भाई एक बेडरूम के लिए 700 साल तक लड़ते रहे। बस कुछ ऐसा ही हुआ था। ये जमीन मेरी है, अगर मैं पहले ले लूं तो नहीं, तुम दोनों को पहले मुझसे लड़ना होगा। और वो सच में सदियों तक एक दूसरे से लड़ते रहे। लड़ाइयां बेहद खूनी थी। जो भी राजा सत्ता में होता वो अपने लोगों से पूरी वफादारी मांगता, क्योंकि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। आखिरकार 668 AD में सिला जीत गया और कोरिया एक हो गया। अच्छी खबर है ना? इतनी भी नहीं, क्योंकि कोरिया ने तुरंत एक कड़वा सबक सीख लिया। एक बड़े देश चाइना की उस पर नजर थी। चाइना विशाल था, ताकतवर था और बिल्कुल पड़ोस में था। कोरिया के राजा समझ गए कि अगर बचना है तो चाइनीज एम्परर्स के सामने झुक के रहना पड़ेगा और ट्रिब्यूट भी देना पड़ेगा। यानी कोरिया ने कहना सीख लिया, यस सर, अंदर से आजाद रहते हुए। अब चलते हैं 1392 में। एक नई डायनेस्टी सत्ता में आई, जोसन डायनेस्टी, और उसने करीब 500 साल राज किया। 1882 तक कोरिया को एक नया नाम मिल चुका था, हर्मिट किंगडम, क्योंकि उसने जानबूझकर खुद को दुनिया से अलग कर दिया था। अगर हम चुप रहें, झुके रहें और चाइना को ट्रिब्यूट देते रहें तो शायद सब हमें अकेला छोड़ देंगे, और अगर नहीं छोड़ा तो और नीचे झुक जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी सदियों तक काम भी आई, लेकिन कोरिया के पड़ोसियों ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। 1590s में जापान ने हमला किया और देश को तबाह कर दिया। बाद में चाइना, जापान और रशिया, ये तीनों कोरिया पर इन्फ्लुएंस चाहते थे। कोरिया ने सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, जीतने वाले के सामने झुकता रहा और जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया। 1910 आते आते कोरिया 2000 सालों में कई पक्के सबक सीख चुका था। लीडर के प्रति पूरी वफादारी मतलब सर्वाइवल, सख्त हायरार्की मतलब व्यवस्था, दुनिया से दूरी मतलब खतरनाक आइडियाज से सुरक्षा, और सबसे जरूरी कि अपनी प्रजा को पूरी तरह कंट्रोल करो वरना कोई और कर लेगा। 1910 में कोरिया पूरे 35 सालों के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। तो फिर आखिर कैसे इस ब्रूटल ऑक्यूपेशन ने किम इल संग को एक भगवान बनने का मौका दे दिया? तो 1910 में जापान ने कोरिया को अपने कब्जे में लिया। मतलब अगले 35 सालों तक कोरिया नाम का कोई देश नहीं था। जापानी राज बहुत बेरहम था। फोर्स्ड लेबर, कंफर्ट फेमिन को सेक्स स्लेव बना दिया और जापान ने कोरियन कल्चर को पूरी तरह मिटाने की कोशिश की। लोगों को जापानीज नाम रखने पर मजबूर किया गया, जापानीज बोलने और यहाँ तक कि जापानीज एम्परर की पूजा करने के लिए भी। पब्लिक में कोरियन बोलने पर गिरफ्तार कर लिया जाता। जापान की कोशिश थी कि लोग भूल ही जाएं कि वो कोरियन हैं। एक छोटा लड़का किम इल संग ये सब देख रहा था। वो विरोध में शामिल हुआ और गोरिल्ला फाइटर बनकर जापानीज से लड़ा। लेकिन लड़ते लड़ते किम कुछ और भी सीख रहा था। उसने समझा कि जापान लाखों लोगों को कैसे कंट्रोल करता है। एम्परर के इर्द गिर्द का पर्सनैलिटी कल्ट, हिस्ट्री को दोबारा लिखना, जो ना माने उन्हें गायब कर देना और लोगों से उनकी पहचान भुला देना। किम ने इस ब्लूप्रिंट को ध्यान से समझा और उसे अब बस एक मौका चाहिए था। और वो मौका आया अगस्त 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और जापान ने सरेंडर कर दिया। कोरिया आखिरकार आजाद था। लेकिन सरेंडर करने के लिए सामने भी तो कोई होना चाहिए। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन ने जापान का सरेंडर एक्सेप्ट किया और कोरिया के बीचों बीच एक लाइन खींच दी, 38th पैरेलल। साउथ हम रखेंगे और नॉर्थ तुम ले लो। ठीक है, बस थोड़े समय के लिए ना, कुछ महीनों बाद इलेक्शन करवा देंगे। हाँ, बिल्कुल टेम्परेरी। वो टेम्परेरी नहीं था। सोवियट्स ने नॉर्थ में किम इल संग को बिठाया।
अमेरिका ने साउथ में सिंगमैन री का समर्थन किया। प्लान था कि फ्री इलेक्शन होंगे और कोरिया फिर से एक हो जाएगा, लेकिन किम और री दोनों को समझ में आ गया कि अगर फ्री इलेक्शन हुए तो वो हार जाएंगे, और हार का मतलब था सत्ता खो देना। तो टेम्परेरी लाइन बनी रही। 1 साल, 2 साल, 5 साल। 1950 आते आते अब सिर्फ 2 जोन्स नहीं थे, 2 अलग अलग देश थे, 2 अलग अलग सेनाएं थीं और दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। किम इल संग के पास अपनी टेरिटरी थी, सोवियत सपोर्ट था और जापान से सीखा हुआ टोटल कंट्रोल का ब्लूप्रिंट था। बस अब साउथ जीतना बाकी था। आखिर ये कितना मुश्किल हो सकता था? 1950 की शुरुआत में किम मॉस्को गया स्टालिन से मिलने। उसके पास एक चालाकी भरा प्लान था। स्टालिन, मुझे साउथ पर हमला करने दो, मैं 3 हफ्तों में जीत जाऊंगा। 3 हफ्ते? और अमेरिकन्स? वो कोरिया के लिए नहीं लड़ेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पक्का भरोसा है? ओह हाँ बिल्कुल, ये बहुत आसान है। स्पॉइलर अलर्ट, इतना आसान नहीं था। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने हमला किया। शुरुआत में किम किसी जीनियस की तरह दिख रहा था। नॉर्थ कोरियन फोर्सेस सोवियत टैंक्स के साथ साउथ की तरफ बढ़ी। सियोल 3 दिन में गिर गया। साउथ कोरियन आर्मी बिखर गई। अगस्त तक यूएन और साउथ कोरियन आर्मी बुसान के एक छोटे से कोने में सिमट चुकी थी। बस एक और धक्का और किम सब कुछ जीत जाता। पर फिर सब बदल गया। 15 सितंबर को अमेरिकन जनरल मैकआर्थर ने इंचोन में दुश्मन की लाइंस के पीछे ट्रूप्स उतार दिए। रिस्की था लेकिन काम कर गया। नॉर्थ कोरियन फोर्सेस घबरा गईं। 2 हफ्तों के अंदर सियोल वापस ले लिया गया और अक्टूबर तक यूएन फोर्सेस नॉर्थ कोरिया के काफी अंदर तक घुस गईं। किम का बहुत आसान युद्ध अब डिजास्टर बन चुका था। नॉर्थ कोरिया हारने से बस कुछ घंटे दूर था कि तभी चाइना आ गया। अक्टूबर के आखिर में लाखों चाइनीज सैनिक बॉर्डर पार करके अंदर आए, लेकिन उन्होंने खुद को वॉलंटियर्स कहा, जिसे किसी ने नहीं माना। क्या ये चाइनीज ट्रूप्स हैं? नहीं, बस 3 लाख वॉलंटियर्स हैं। ये तो सेना है। वॉलंटियर सेना दोनों अलग चीजें हैं। और फिर काफी खून खराबे के बाद युद्ध वापस वहीं पहुंचा। 38th पैरेलल। अगले 2 सालों तक दोनों सेनाएं उन्हीं बर्फीली पहाड़ियों के लिए लड़ती रही। आखिरकार 27 जुलाई 1953 को एक आर्मिस्टिस साइन हुआ। कोई पीस ट्रीटी नहीं, बस एक गोली ना चलाने का एग्रीमेंट। नुकसान भयानक था। 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, कई शहर मिट गए, और इतना सब होने के बाद बॉर्डर वहीं रहा जहां 1945 में था। किम का 3 हफ्तों वाला युद्ध 3 साल चला और मिला कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि कोरिया का डिवीजन अब पक्का हो गया। लेकिन उसके लिए ठीक था। उसके युद्ध हारने के बावजूद उसे हटाया नहीं गया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। उसने खुद को बना लिया एक भगवान। किम इल संग ने देश को एक ऐसे युद्ध में धकेला जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो फिर वो अगले 46 साल तक कैसे सत्ता में बना रहा, और वो भी भगवान की तरह? सिंपल, उसने उन सब को मिटा दिया जो उसे चैलेंज कर सकते थे। युद्ध के बाद जिसने भी किम पर सवाल उठाया वो गायब हो गया। प्रो सोवियत नेता 1956 तक गायब, प्रो चाइना नेता 1958 तक साफ। 1960 आते आते किम अकेला खड़ा था बिना किसी राइवल के। शायद हमें डिस्कस करना चाहिए। किस बारे में? मुझे लग रहा है शायद आप गलत कर रहे हैं। एक और एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन उसे सिर्फ पावर नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी पूजा। 1960s में उसके बेटे किम जोंग इल ने प्रोपेगेंडा संभाला और दोनों ने साथ में हिस्ट्री को दोबारा लिखा। नई कहानी के मुताबिक किम इल संग का जन्म एक पवित्र पहाड़ पर हुआ था। 2 इंद्रधनुष निकले और पक्षी गाना गा रहे थे। पूरा झूठ, लेकिन सवाल पूछना मतलब सीधे मौत। उन्होंने कैलेंडर भी बदल दिया। ईयर 1 वही साल बन गया जिस साल किम पैदा हुआ था। हर जगह बड़े बड़े स्टैचूज लग गए। घर में उसकी तस्वीर रखना जरूरी था और हर सुबह उसके सामने झुकना भी। अगर घर में आग लगे तो पहले किम की तस्वीर बचानी है, चाहे खुद जल जाओ। और इसके बाद उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने भाषा को ही मिटाना शुरू कर दिया। शब्द आई यानी मैं भाषा से हटा दिया, जिसका मतलब आप मुझे पानी पसंद है नहीं कह सकते थे, सिर्फ हमें पानी पसंद है। लोगों को सिखाया गया कि वो किम इल संग रेस के हैं, ना कोरियन ना ही एशियन। नॉर्थ कोरियन भाषा में कई शब्द ही नहीं थे, जैसे लव, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स या स्ट्रेस।
क्योंकि ये सब उनके पैराडाइज में था ही नहीं। हर घर में रेडियो दिया गया जिसे बंद नहीं कर सकते थे। उस पर हमेशा प्रोपेगेंडा चैनल चलता रहता। बच्चों को सिखाया गया कि चिड़िया और चूहे भी तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। मतलब निगरानी हर जगह थी। और अगर तुमने कोई क्राइम किया तो तुम्हारे बच्चे, माता पिता और पोते पोतियां भी जेल जाएंगे। एक गलती और 3 पीढ़ियों को सजा। 1974 में किम ने अपने बेटे किम जोंग इल को सक्सेसर घोषित कर दिया। दुनिया भर के कम्युनिस्ट हैरान रह गए क्योंकि हेरिडिटरी रूल कम्युनिज्म के खिलाफ था। लेकिन भगवान को कौन रोकता। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और सारी मदद बंद हो गई। ये बुरी खबर थी। किम इल संग की मौत 1994 में हुई, 46 साल सत्ता में रहने के बाद। जब उसके बेटे किम जोंग इल ने सत्ता संभाली तो उसे एक परफेक्ट कंट्रोल सिस्टम विरासत में मिला था। लेकिन अब सब कुछ बिखरने वाला था। तो फिर नॉर्थ कोरिया और नया रिजीम और भी बदतर कैसे हो गया। जब सोवियत यूनियन से मदद आनी बंद हुई तो इकोनॉमी लड़खड़ा गई। सोवियत सब खाना नहीं भेज रहे तो लोगों को खाना चाहिए। नॉर्थ कोरियंस जुगाड़ू लोग हैं, वो पुराने जूतों का सूप बना लें। बिजली नहीं मतलब फर्टिलाइजर नहीं, जिसका मतलब खाना नहीं। और जब ये सब काफी नहीं था तो 1995 और 1996 में आई बाढ़ ने बची खुची खेती भी तबाह कर दी। सरकार चुप रही और लोग भूख से मरते रहे। बचे हुए लोगों की कहानियां डरावनी हैं। लोग टिड्डियां खाते थे, पेड़ की छाल और चूहे खाते थे, बस जिंदा रहने के लिए। सड़कों पर रोज लाशें दिखती थीं। लोग इतने मजबूर हुए कि इंसानी मांस तक बेचने लगे, उसे पोर्क बताकर। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 20 लाख से 35 लाख लोगों की मौत हुई। और आज भी औसत नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियन लोगों से कई इंच छोटे हैं क्योंकि कई सालों तक उन्हें सही से खाना नहीं मिला। इस पर किम जोंग इल का जवाब था, हम दुनिया को अपनी कमजोरियां नहीं बताएंगे। इस अकाल से उसने एक जरूरी सबक सीखा। अगर तुम लोगों को खाना नहीं दे सकते तो कम से कम दुनिया को डरा कर तो रखो। तो 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो इस रिजीम की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी बन गई। 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई। उसके बेटे किम जोंग उन ने कमान संभाली, सिर्फ 27 साल में। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फेल होगा। वो पूरी तरह गलत निकले। किम जोंग उन अपने पिता से भी ज्यादा निर्दयी था। उसने अपने ही चाचा चैंग सोंग थेक को मरवा दिया और अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम की भी हत्या करवाई नर्व एजेंट से। उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेज किया और 2017 तक दुनिया सचमुच में न्यूक्लियर वॉर को लेकर चिंतित थी। लेकिन आज नॉर्थ कोरिया में आम जिंदगी कैसी है? हर परिवार को हर साल 1 टन मल जमा करना पड़ता है फर्टिलाइजर के लिए। और लोग अपने टॉयलेट्स पर ताला लगाते हैं ताकि पड़ोसी चुरा ना ले। वहाँ डस्टबिन्स नहीं है क्योंकि कुछ फेंका नहीं जाता। औसत मासिक कमाई करीब $2 और मुझे लगता था कि एनिमेटेड स्टिकमैन की सैलरी कम होती है। ये तो ट्रेन किराया भी नहीं है। जिससे याद आया कि नॉर्थ कोरिया में कभी कभी सवारियों को उतरकर ट्रेन को धक्का लगाना पड़ता है क्योंकि बिजली नहीं होती। यहाँ फोर्स्ड लेबर कैंप्स हैं जहाँ लोग खराब स्थिति में काम करते हैं। महिलाएं जो चाइना भागने की कोशिश करती हैं फंस जाती हैं और घर नहीं लौट पाती। आज भी हजारों नॉर्थ कोरियन महिलाएं वहीं फंसी हैं। कई बार लोगों को बेहद छोटी गलती के लिए गोली मार देते हैं। किम की तस्वीर पर धूल जमने देना, किसी नेता की मौत पर जोर से नहीं रोना, किसी दूसरे देश की फिल्म देख लेना, ऐसे छोटे क्राइम्स आपको मरवा सकते हैं। 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया की स्थिति पर एक स्टडी की। उन्होंने कहा कि यहाँ होने वाले कई ह्यूमन राइट अब्यूजेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखे गए सबसे गंभीर मामलों में गिने जा सकते हैं। करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग आज भी इस सिस्टम में जी रहे हैं 2025 में। सबसे अजीब बात, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं कुछ भी नहीं बदला है। वही अंधेरा, वही भूख, वही डर। एक ऐसा देश जो बनना ही नहीं था, खत्म होने से इनकार करता है। कमेंट्स में बताओ कि इस वीडियो का कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मैं वो मैंडेटरी पूप कोटा वाली बात से हिल गया हूँ। नॉर्थ कोरिया अजीब था, लेकिन ब्रिटिश वो तो नेक्स्ट लेवल है। देखने के लिए यहाँ क्लिक करो।